सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। ये हुकूमत, हमारी मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कितना मुनाफा कमा रही है, अगर इस बात का पता न चलता तो कन्फ्यूजन इतनी ना बढ़ती, लेकिन चूँकि पता चल चुका है तो कन्फ्यूज़ या जाना वाजिब ठहरा। सेनेट में पेट्रोल पर 48 रुपये और डीज़ल पर 52 रुपये हुकूमती टैक्स की वसूली का इंकशाफ, बल्कि सनसनीखेज़ इंकशाफ सामने आया है। वफाकी वज़ीर तवानाई का इसरार मगर है कि पेट्रोलियम कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। इसी से कमोबेश मवाजना करने वाली ख़बर जो आपकी खिदमत में पेश करते हुए आगे बढ़ूँगा वो ये कि अद्वियात की कीमतों में भी इजाफ़े की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। ये इजाफ़ा 7 से 10% का इजाफ़ा है और मशरूत इजाफ़ा है, ताहम इसकी जद में 472 जान बचाने वाली अद्वियात आ रही हैं। दूसरी खबर बता रही है कि कराची में बिजली नरखों में मरहलावार इजाफे का फ़ैसला कर लिया गया है और ये फ़ैसला जिसे एक इजलास में किया गया है, इंतहाई अहम बात वो ये कि उस एक इजलास में जो शुरका थे उनका ताल्लुक़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, GDA से और बिलखुसूस कराची के जिनको आप कहते हैं अपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नफीस लोग उस एक इजलास में शामिल थे और उसी एक इजलास में कराची के एक अवाम पर मरहलावार बिजली गिराने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़ैसला रात के अंधेरे में किया गया। इस एक इजलास के बाद, इन तमाम ख़बरों के बाद जो आपकी खिदमत में मैंने पेश की, उसके बाद क्या जहनों में ये सवाल नहीं उभरता कि क्या फ़लाही रियासत मदीना या फ़लाही रियासत के दावों पर अब एक सवालिया निशान लग गया है? ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से। दूसरा मौजू, आवाम की हालत जो है वो बदस्तूर पतली होती चली जा रही है, लेकिन ये कोई पहला दौर तो नहीं है जिस पे हम बुरा मनाएं। इससे पहले भी ज़ाहिर है कि ऐसा हो चुका। ताहम एक बात जो उस वक्त भी थी और आज भी है वो ये कि के इलेक्ट्रिक का ये इफ़रीत आज भी हमारे सरों पर उसी तरह मुसल्लत है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा नहीं, महज 14 घंटों तक जा पहुँचा है। आवाम जो है वो उनकी हालत से क़ता नज़र अहले सियासत की जो बेहिसी है, सुभान अल्लाह, आप देखिए विफाक हो या सूबा, दोनों एहतजाज करके अपना वक्त गुजारा करते हैं। CEO के इलेक्ट्रिक ने वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब के एक बयान की तरदीद फरमाकर कौम को मखमसे में डाल दिया है, जिसमें उमर अयूब साहब ने सेनेट में कहा था कि मुल्क में किसी किस्म की जो है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही क्योंकि बिजली की पैदावार हमारे पास खातिर खा मौजूद है। ताहम CEO के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी साहब, उनको ये एतराफ़ जो है वो बुरा लगा। उन्होंने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यकीनन कराची में लोड शेडिंग हो रही है और थोड़ी ज़्यादा हो रही है। ये इनकिसार उनका, इसका अजर उनको अल्लाह ताला ही देगा कि जो उन्होंने थोड़ी कहा है। तीसरा एक इंतहाई अहम मौजू जो आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कि कराची में एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म ने एक सनसनीखेज़ इंकशाफ किया है। ये एक इंतहाई अहम कौमी रोज़नामे में ये इंकशाफ उनका छप चुका है, जिसमें उन्होंने कराची के अमन के हवाले से कुछ ऐसा इंकशाफ किया है कि आपके जिसको कहते हैं कि हाथों के तोते भी उड़ सकते हैं अगर आपने उन्हें मजबूती से थाम ना लिया। डॉक्टर जमील साहब फरमाते हैं कि कराची में अब भी गैर कानूनी असलहा मौजूद है। उन्होंने बताया, बहुत पुरानी खबर नए कालिब में जारी की, कहने के गुज़िश्ता 20 साल तक कराची में असलहा लाया जाता रहा। उन्होंने ये भी बताया कि असलहा अफ़गानिस्तान से पहले बलूचिस्तान और फिर कराची पहुँचता है। AIG CTD का कहना था कि असलहा स्मगलिंग में मुनज़्ज़म ग्रोह मौजूद हैं, जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को दरकार असलहा जो है वो पाकिस्तान में ही दस्तयाब है, इसलिए उन्हें मिल जाया करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मसरूक़ा गाड़ियाँ कच्चे के इलाकों से बाहर ले जाई जाती हैं। ख़ासी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन AIG CTD डॉक्टर जमील साहब को मुयस्सर है। ताहम ये सोच करके मैं तो हैरान हुआ चला जा रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उस इन्फॉर्मेशन के बाद उन्होंने
पुलिस डिपार्टमेंट ने, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने और हमारी हुकूमत ने, हुकूमत वक्त ने, सूबाई हुकूमत ने इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी तैयार की, इसी तरह की मौज़ूआत का अहाता करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया सर। एजाज़ आलम ऑगस्टाइन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं, और डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से शो में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो बेचते थे दवाए दिल का जो जिक्र किया, तो दिल की दवा लेने के लिए मैं एजाज़ आलम ऑगस्टाइन का रुख करूँगा। सर कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर आप तो ठीक हैं, लेकिन ये क्या ठीक है कि पेट्रोल पर 48 रुपये और डीज़ल पर 52 रुपये जो है वो हुकूमत कमाए, और वो भी उन आवाम से कि जिनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमतों की, गोया ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो हुकूमत है वही अगर आवाम का इस्तेहसाल करे, ऐसा कुछ लोगों को, कुछ नाक़िबत अंदेशों को लगता है, तो फिर आदमी कहाँ किसके कंधे पर सर रख के रोए? नूरुल आफ़रीन साहब, ये बिल्कुल आप ने जो बात की पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा दौर था जहाँ पे हुकूमत पेट्रोलियम पे टैक्स नहीं लेती थी। और लेकिन बात यह है कि हुआ ये कि जब 45 रुपये पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई, तो फिर उसके बाद जब बढ़ी तो एकदम जो है वो लोगों को फ़ील हुआ, आप जैसे लोगों को भी उस वक्त ये एहसास हुआ कि पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये 5-5, 6-6 रुपये करके बढ़ती तो शायद, देखिए हमने 120 रुपये, अभी 125 रुपये तक भी जो पेट्रोल है वो लेकर हमने इस्तेमाल किया है। आज भी हम जिन ममालिक के साथ हम अपना कंपैरिजन, बाकी चीज़ों का कंपैरिजन बड़े दावे से करते हैं, आप इंडिया में देख लें तो आज भी वहाँ पे पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी कीमत पाकिस्तान से निस्बतन ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि पेट्रोलियम की मसनूआत पे टैक्स क्यों लिया जा रहा है। की तो खैर मुझ में जिसारत ही कहाँ, ताहम ये पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया के दीगर ममालिक का जो हवाला दे रहे हैं वो हवाला भी दुरुस्त है, ताहम किसी एक ऐसे मुल्क का हवाला दे सकते हैं कि जहाँ नल में साफ़ पानी आता हो, जहाँ आवाम को सेहत आम्मा की सहूलियात मुयस्सर हों, जहाँ माफियाज़ का बता करके हुकूमतों का किरदार ख़त्म ना हो जाता हो बल्कि उन माफिया का कला कमा किया जाता हो, जहाँ 25 रुपये अचानक इखलाक़न बढ़ा करके और अरबों रुपए का मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों को ना दे दिया जाता हो। जी सर। देखिए नूरुल आफ़रीन साहब, आप बिल्कुल जो जिस बात की निशानदेही कर रही हैं यकीनन तौर पर कर रहे हैं। मैं बाकायदा मूँछों वाला एक मर्द हूँ सर, और मेरा नाम नूरुल आफ़रीन नहीं नूरुल आरफीन है। मैं कर रही नहीं, कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी नूरुल आरफीन साहब। अच्छा जी साहब को ज़रा दो दफ़ा कहिए ताकि मुझे अच्छा लगे। आपकी करेक्शन नूरुल आरफीन साहब, आप मेरे ख्याल इस बात का मैंने देखिए बात यह है कि जो आपने बात की कि पानी साफ़ आने की बात की किस्मत, देखें बात यह है कि ये कोई 2 दिन का खेल नहीं है। ये तो यकीनी तौर पर शुरू से ही हम तो शुरू दिन से पहले कहते हैं कि हमें सबसे पहले लोगों को बुनियादी सहूलतें देनी चाहिए थी। ये जो बड़े हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, मेट्रो ट्रेन जैसे, ऑरेंज ट्रेन जैसे, ये इससे ज़्यादा बेहतर होता कि हम लोगों को पीने का साफ़ पानी देते और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें फ़राहम करते, तो यकीनी तौर पर ये रियासत की ज़िम्मेदारी भी है और रियासत को करना भी चाहिए था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अभी भी देखिए पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि अभी भी पंजाब में आपको पता है कि जो आब पाक पानी अथॉरिटी बन चुकी है, जिसके चौधरी सरवर साहब ने हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ़िल्ट्रेशन प्लान और पीने के पानी जो बुनियादी सहूलत है उसको फ़राहम करने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आगे पीछे हो गई हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इस बात का जो 25 रुपए की जो आप बात की है कि पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ी हैं, यकीनी तौर पर इसमें उन्होंने जो कंपनियां थी उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करके ये किया है। ये मैं बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ सूरत हाल इस तरह की होगी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपने जुज़वी बात से इत्तेफाक किया, मेरे तो भाग खुल गए, वरना अगर आप इसकी भी तरदीद कर देते तो मैं गरीब कहाँ जाता। आपने इतना तो माना कि पेट्रोलियम कंपनियों ने उस एक माफिया ने अवाम को लूटा है, ताम आधी बात आप नहीं मानने पर तैयार कि
हुकूमतों ने अपना किरदार इसमें, या हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज़ शेख साहब, सर अद्वियात की कीमतों में भी ये जो 7 से 10% इजाफ़ा किया गया है, जिसकी जद में 472 जान बचाने वाली अद्वियात आई हैं, जनाब मन एक आम आदमी के मफादात से इस एक फ़ैसले पर बराह रास्त ज़रब क्यों कर न लगेगी, और क्यों वो एक आम आदमी जो इस वक्त पेंडेमिक से, बेरोज़गारी से और कसाद बाज़ारी से बेहाल हुआ चला जाता है, क्यों कर उसकी जेब जो है, जो नातवा जेब है, वो इस ख़र्चे की मुतहम्मिल हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब। मैं तो एजाज़ आलम साहब बात सुन के मुझे लग रहा था कि वो आधा नहीं 100% आपसे मुत्तफ़िक हैं, और अब लाजमी है, पार्टी है तो उसको डिफेंड करना है, लेकिन वो जो उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल सही बातें की हैं और वो मान रहे हैं आपकी बात भी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ और उसको मतलब आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को बताना चाहता हूँ। कल असद उमर साहब की अपना उमर अयूब साहब का कल स्टेटमेंट आया था सेनेट में, जिसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया, जिससे मतलब लोग तो शायद वैसे ही लोड शेडिंग से ग़श खा के गिर रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट सुन के ग़श खा के लाजमी गिरे होंगे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कहीं लोड शेडिंग नहीं है और वो जो पैदावार बिजली की और जो खपत है दोनों बिल्कुल पूरे हैं और मतलब कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा गलत बयानी हो नहीं सकती। कराची में आप को खुद एमडी कराची इलेक्ट्रिक का बयान जो कि कंपनी खुद बिजली पैदा कर रही है, उनका आपने सुन लिया। हेस्को सेप्को से हम लोग अंदर सिंध के दूसरे अजला में और डिवीजन्स में निपट रहे हैं, देख रहे हैं उनको। वहाँ तो 18 घंटे की लोड शेडिंग है। ये मतलब पूरे सूबे में तकरीबन लोगों को एक सज़ा दी जा रही है, जिसमें इस गर्मी में पैंडेमिक में जबकि लोग क्वारंटीन किए हुए हैं और बेचारे अपने घरों में एक कमरे में बंद हैं सेल्फ आइसोलेशन में, उनके साथ क्या हशर होगा। हम तो मतलब लोगों की बातें सुन के परेशान हो गए। इनसे असल में काबू नहीं आ रहा। कभी तेल सस्ता करते हैं तो महंगा हो जाता है, गुम हो जाता है, तो जब तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल आ जाता है मार्केटों में, और मतलब OMG's कंपनी को जो है OMCs को एक ही रात में अरबों रुपए का फ़ायदा दे दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि माफियाज़ हैं, हम माफियाज़ को छोड़ेंगे नहीं। आटा है तो मतलब आटे की कीमत बढ़ जाती है, कम करने की कोशिश की जाती है, फिर बढ़ जाती है। और नोटिस जिस चीज़ का लिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अहकाम आते हैं कि नोटिस ले लिया, समझे तो वो तो चीज़ गायब हो गई, ठीक है। और जब आएगी तो इतनी महंगी होगी कि मतलब चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, मतलब चाहे वो दवाइयाँ हों। दवाइयों की बात आपने की तो गरीब आदमी मतलब इसी पे मतलब जान बचाने के लिए दवाइयाँ ही खाता है अपनी, और वो लाजमी होती हैं बहुत दवाइयाँ। और लेकिन इस तरह की चीज़ें आप दवाइयों की ये पहली दफ़ा महंगी नहीं हो रही, इससे पहले भी महंगी हुई हैं। इनके एक वज़ीर साहब थे, उस पर मतलब ये इल्ज़ामात भी लगे थे जिनको उन्होंने हटा भी दिया था, तो वो भी मतलब अभी तक चीज़ें जो महंगी हुई, उसके बाद ये दूसरी दफ़ा उन्होंने इजाज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी चीज़ें हाथों में आदमी काबू में नहीं आ रही। इनको तो चाहिए कि टोटल प्राइस एस्केलेशन पे, प्राइस बढ़ने पे पाबंदी लगा दें, टोटल फ्रीज़ कर दें इसको। लोगों की रोज़गार चला गया है, लोगों की रोज़ी जो है इस वक्त उनको मिल नहीं रही, बिकॉज कोरोना की वजह से लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं बहुत। अभी तक मतलब नेगेटिव लिस्ट में बहुत सी ऐसे मतलब आपके शोबे हैं जो कि नहीं खुल सक रहे। मैं समझता हूँ कि टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का, संभाल नहीं पा रहा है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। यहाँ मैं निसार चीमा साहब का आरोप करूँगा। निसार चीमा साहब, सर हज़रत माजरत, काफ़ी इंतज़ार की ज़हमत आपको उठाना पड़ी। सर कराची में बिजली के नरखों में इजाफे का जो है वो फ़ैसला भी सामने आया है। ये इजाफ़ा जो है वो मरहलावार बुनियादों पर किया जाने वाला है, और एक साथ ये फ़ैसला अमल दरामद इस पर इसलिए नहीं किया जा रहा, ये अखबारी ख़बर बता रही है, ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। सर इस एक इजलास में जिसमें कराची के नुमाइंदे मौजूद थे, PTI मौजूद थी, GDA मौजूद थी, और MQM जो इस शहर से मोहब्बत का, इसको ओन करने का दावा करती है, जो नफीस लोगों की सियासी जमात है, वो उनके नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद थे। ताहम उसके बावजूद कराची इलेक्ट्रिक के तमाम तर जो मज़ालिम हैं, इसको मज़ालिम ही कहना मेरा ख्याल मुनासिब होगा, क्योंकि जब सूबे का वज़ीर तवानाई उनके बारे में बात कर चुका तो फिर मेरा ख्याल है मुझे भी कोई रू रियायत तो नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद
ये बिजली के नरखों में इजाफे का तोहफ़ा कराची के अवाम को देना, क्या ये जस्ट है? देखिए नूरुल आरफीन साहब, अवाम पे इस तरह बिजली गिराना जो है, उस पे अवाम यही कह सकते हैं हुकूमत से कि एक सितम और मेरी जहाँ अभी जहाँ बाकी है। ये चीखें तो निकलवा चुके, पहले जान भी निकलवाने की दरपे हैं। दरअसल ये देखिए, इन्होंने तो मजालम की इंतहा कर दी है। सच्ची बात यह है कि महंगाई के इस तरह बम इन्होंने गिराए हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे, एक बड़े तसलसल के साथ। अब आवाम की तो ये है कि जो हालत है आपके सामने, आवाम का तो उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। देखिए बात यह है कि अभी हमारे जो दोस्त शेख साहब फरमा रहे थे कि जी उन्होंने वो जो है उन्होंने गलत बयानी की वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के जो हैं कि जी लोड शेडिंग नहीं हो रही। देखिए ये तो कोई ख़बर नहीं है आवाम के लिए, कौम के लिए। वो तो आवाम और कौम तो आदी होगी इनके झूठ बोलने के मामले में। उनको पता है कि उन्होंने सर, हम लोड शेडिंग को अगले सेगमेंट में कवर कर लेंगे। मेरा ख्याल है आप अगर अद्वियात और दीगर चीज़ों पर आएँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब। अद्वियात के मामले में देखें, अद्वियात के मामले में नूरुल आरफीन साहब ये है कि देखें, पिछले वो वफाकी वज़ीर जो थे आमिर क्यारी साहब, उनको जब हटाया गया, आपको पता है, तो ये कहा गया कि जी उनके ख़िलाफ़ बड़े घपलों की शिकायत हैं, बड़े ये बदयांती की और करप्शन की शिकायत हैं। हटा के क्या किया गया, उनको वजारत सेहत से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया कि आइए जनाब, हमें तो अब पता चला कि आप बड़े बासलाहियत आदमी हैं, आपकी सलाहियतें, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं एक वजारत तक क्यों महदूद रहे, आइए पूरी पार्टी की क़यादत फरमाएँ। ये है जो लेवल ऑफ जो और सेंस ऑफ जो डिसलाइकिंग फॉर करप्शन है पार्टी लीडरशिप में, कि एक बंदे पे खुद कह रहे हैं कि उसको हटाया जा रहा है क्योंकि घपलों की शिकायत है, हटा के पूरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है। ये हालत है, अंदाज़ा कर लें। और देखें, ये तो आवाम के साथ इस कदर जुल्म है कि ये जो इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनकी कीमतों में इस कदर होश रुबा इजाफा। मैंने इनसे पूछा, ये इनके लोगों से, कि जी आपने क्यों इजाफा किया जब पिछली दफ़ा इन्होंने किया है? तो इन्होंने कहा जी देखें, इतने साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे, जो वफाक ये सूबाई वज़ीर सेहत है पंजाब की यास्मीन राशिद साहिबा, इन्होंने भी यही कहा, यानी ये उज़रे गुनाह बदतर गुनाह। उन्होंने कहा जी इसलिए हमने बढ़ाए कि पिछले 15 साल से अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। अंदाज़ा कर ले कि जो 15 साल से हुकूमतों में इजाफा नहीं किया, अब ये हुकूमतों में आकर के बसारत के साथ क्या मामला दरपेश होते हैं। एजाज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, 2 ख़बरें हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चीनी, अंडा, आलू, दूध, प्याज, चिकन समेत 23 अशिया की कीमतों में खातिर खा इजाफा। दूसरी खबर बता रही है हुकूमती दावों के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें फिर बढ़ गईं। तीसरी खबर बता रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है एक मुकदमे के दौरान कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है वो कहाँ गायब हो जाती है। सर अगर आपका जवाब मिले। जी, सबसे पहले नूरुल आरफीन साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, इस बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई दफ़ा निशानदेही की है कि देखें, माफिया के लोग जो आज भी मौजूद हैं, जो कि इस महंगाई के सैलाब को हमेशा, देखें अभी पंजाब में महंगाई के सैलाब को हमेशा वो इस ताक में रहते हैं कि जो ही कोई चीज़ें थोड़ी सी भी आगे पीछे हों, कभी पेट्रोल की कीमत का बहाना बनाकर चीज़ों को आगे पीछे कर दिया जाता है। अभी देखें पंजाब में, जो मैं आपको आटे की बात करता हूं, तो पंजाब में सख्ती के साथ अमल कराया जा रहा है कि आटे का जो थैला है वो 860 रुपये से ऊपर ना जाए। तो बहुत सारे शहरों में ये बिल्कुल 860 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं मतलब कि शिकायत भी आती हैं। लेकिन मैं ये जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद महंगाई खुद अपने आप से बढ़ा लेती है, मैं समझता हूँ कि ये देखें, बीइंग अ सोसाइटी हम सबका रोल बनता है। दूसरी बात, मैं ये आटे के बारे में भी आपसे कहना चाहता हूँ, और बाकी चीज़ों, ये जो आप बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपको कहता हूँ कि जो माफियाज़ हैं बिल्कुल वो बेनकाब होंगे और उनको सज़ा मिलेगी। ये इस बात की आप यकीन दिला रहे हैं तो यकीन कीजिए, मुझे ज़रा कुछ थोड़ी सी उम्मीद हुई है। अंधेरे में आपने ये जो रोशनी की किरण जगाई है, जो जलाई है, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता करे, परवरदिगार आलम। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि टीवी स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे हुए पेट्रोलियम कंपनियों के कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं वो खिलखिला करके हंस रहे होंगे। मैं अपनी इस गलतफहमी को रफ़ा करने के लिए इम्तियाज़ शेख साहब का रुख करूँगा। इम्तियाज़ शेख साहब, सर जब आपसे कहा जा रहा है, जब मुझे यकीन दिलाया जा रहा है, तो क्यों कर हम यकीन नहीं कर पाते कि माफियाज़ का कला कमा और सरकूबी हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह है।
जब बता दिया गया तो फिर क्या अम्र माने हैं, क्यों आप अपोजिशन जमात के तौर पर इस एक बात को कबूल नहीं करते? नूरुल आरफीन साहब, मुझे ये बताएं कि जितने भी स्कैंडल्स हुए हैं, वो चाहे मालम जब्बा हो, BRT हो, आटा हो, शुगर का हो, पेट्रोल का हो, मतलब जिस चीज़ में भी जाएं आप, जो भी चीज़ें आप समझ, दवाइयों का हो, मास्क, इवन कोरोना में मास्क भी गायब हो गए, वो भी आपको उस स्कैंडल का भी पता होगा। तो मतलब जो जिस भी स्कैंडल ज़ाहिर हुआ है, कोई भी ज़ाहिर हुआ है, तो सबके पीछे माफिया है, यही कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब आते हैं फ़ौरन TV पे और माफियाज़ का जिक्र करते हैं, लेकिन किसी एक माफिया पे तो बताएं उन्होंने हाथ डाला हो, किसी एक माफिया को तो पकड़ा हो। सब के सब माफिया इनके गिर्द खड़े हैं, इनके साथ बैठे हैं, इनके साथ ही काम कर रहे हैं और ये माफियाज़ में घिर कर काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि माफियाज़ पे कैसे कार्रवाई होगी, हो नहीं सकती। आप चीनी की बात आप देख लें, मतलब चीनी में तो खुद जिम्मेदार हैं, खुद मतलब उन्होंने फैसले किए एज ए मिनिस्टर भी, मतलब वो सब्सिडीज़ दी गई और मतलब फिर जो भी उसका हशर हुआ और अभी तक उस रिपोर्ट पर कोई अमल भी नहीं हुआ, उसका रोज़ टाइम बढ़ता जा रहा है। और इस तरह मतलब बाकी चीज़ें भी आप देख लें ना, आटे पे उन्होंने कहा कि जी फ़ौरन इसकी कीमतें कम कर दी जाएँ और कीमत फिर 4 रुपये 5 रुपये पर किलो उसकी फिर बढ़ गई और मतलब शॉर्टेज भी हो गई और मतलब गंदम की शॉर्टेज भी हो रही है। तो मतलब ये जो वादा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हमारे एजाज़ आलम साहब, तो हम उन पे बात पे किस तरह एतबार करें? ये तो वज़ीर आज़म भी हर रोज़ कहते हैं आकर, और बाकी उनकी जो फ़ौज ज़फ़र मौज जो एक लगी हुई है, जो उनके PROs हैं या जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जो आके हर 15 मिनट के बाद अपनी एक वीडियो लॉन्च करते हैं, तो वो भी यही बातें करते हैं। लेकिन किसी एक बात पे एतबार तब करे जब किसी पे कार्रवाई हो। अभी तक कार्रवाई न किसी के ख़िलाफ़ हुई है और न होगी, इसलिए नहीं होगी। और कराची इलेक्ट्रिक और बाकी जो चीज़ें कह रहे हैं उसमें भी मतलब अगर आप इनके उठाएंगे, अपना ट्रैक्स उठाएंगे तो सर थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक के बारे में खुसूसी जिसको कहते हैं नजराना अकीदत पेश करना ज़रूर मकसूद है। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ मुझे एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी और हुकूमती या सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल के बारे में, जो इस वक्त ऐसा लगता है कि सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल महज मजम्मत और एहतजाज ही रह गया है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब के पास जाऊँ, पहले मैं हुकूमती रद्द-ए-अमल के लिए एजाज़ आलम साहब करूँगा। एजाज़ आलम साहब, जनाब मन ये मुझे बताइएगा, हुकूमत का काम एहतजाज होता है या गवर्न करना? इस एक वक्त में कि जबकि इलेक्ट्रिक ने आवाम की रगों में बहने वाला खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेने का तहैया कर रखा है। सर ये मुझे बताइएगा, PTI के लोग, PTI के जो वर्कर्स हैं, PTI की जो क़यादत है, वो के इलेक्ट्रिक की उस बिल्डिंग के आगे जा कर के और अगर सीना को भी करते रहेंगे तो क्या एहतसाब का दावा अमली हकीकत, अमली रूप इख्तियार कर सकेगा, या इसके लिए इस्लामाबाद से बैठ कर के कोई मंत्र पढ़ा जा सकता है, या इसके लिए कोई और काम है जो हुकूमत कर सकती है उस एक काम से बरखिलाफ़ जो हुकूमत वक्त इस वक्त कर रही है, वफाकी हो या सूबाई, और वो है एहतजाज? मेरे भाई, सबसे पहले मैं ये आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनका भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइजेशन उसकी की, और उसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। और उसके बाद देखें, जब भी एहतजाज हुआ, आपको पता है कि असद उमर साहब और गवर्नर सिंध जो है वहाँ ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने उसके बारे में एक बिल्कुल एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानियाँ बंद नहीं करेगी तो हम इसको सर एक्शन ज़रा बताएंगे, क्या एक्शन लिया गया? काइंडली अगर आप बताएं मुझे। सर उन्होंने गवर्नर हाउस में भी एक इसके हाई ऑफिशियल मीटिंग की और उसके साथ उन्होंने इन चीज़ों को देखा कि के इलेक्ट्रिक कहाँ जो है लोगों को फिर, जी हाँ जी, अच्छा मीटिंग को आप एक्शन कह रहे हैं? के इलेक्ट्रिक को
सर के इलेक्ट्रिक को वार्न भी किया गया है कि वो लोड शेडिंग जो है वो ये इम्तियाज शेख साहब इस वक्त बैठे हैं, सूबाई वजीर तवानाई है, इनसे भी पूछूंगा आपके बाद, पहले आपका जवाब आ जाए। ये भी बैठ कर के इलेक्ट्रिक को इंतबाह करते रहते हैं, जारी करते रहते हैं अपनी लेटर हेड पर, लेकिन के इलेक्ट्रिक ही क्या जो किसी का इंतबाह मान जाए। बहरहाल आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, तो उसमें देखें, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर इस पर एक्शन भी होगा, और जिस तरह असद उमर साहब ने आकर पूरी वहाँ की रिपोर्ट करने के बाद मैं समझता हूँ कि वो गए ही इसीलिए थे कि ताकि कराची के जो लोग हैं, वो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और मैं लोड शेडिंग जहाँ भी हो, ये कोई चाहे कराची में हो या बलूचिस्तान में हो या केपी में हो या पंजाब में हो, यकीनी तौर पर ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि हर सूबे के लोगों को मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर असद उमर साहब हमारे जो तशरीफ़ वहाँ पे ले गए हैं, तो यकीनी तौर पर इसकी कुछ हल के लिए लेकर गए थे, और यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका बेहतर हल निकल आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, आप खासी उम्मीद परवर आदमी हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको गाहे बगाहे प्रोग्राम में इनवाइट किया करूँ, क्योंकि आपसे बात करके मुझे खासी उम्मीद हो चली है, और अल्लाह ताला आपके गुमान को सही साबित करे, परवरदिगार आलम। सर निसार चीमा साहब, आपको लगता है आपको कुछ ईमान जो है ना मजबूत रखना चाहिए? अरे सर, मेरे ईमान पर मत जाइए, बस बड़े मामलात हो जाएंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको कुछ मतलब इख्तलाफ है इस एक बात से जो एजाज साहब कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जस्टिफाई तो किया है। नहीं, हमें तो नूर आरफीन साहब कतल कोई इख्तलाफ नहीं है। हम 5 साल तक यही सुनेंगे जब तक कि इन्होंने इक़्तिदार में रहना कि ये कर देंगे, ये हो जाएगा। ये जो गा की गए है, ये जो है यही गर्दान हम सुनते रहेंगे। काश के को वक्त आए कि ये कहें कि हमने ये कर दिया है। देखें, ये जो है, ये जिस तरह ये फरमा रहे थे कि पिछली हुकूमतों में भी ये देखें पेट्रोलियम की मसनूआत जो उनकी कीमतों में इस तरह टैक्स होता था। इस सवाल को नूर आरफीन साहब छोड़ दें कि आज तक जितनी हुकूमतें थी वो आवाम पे टैक्स जो है या आवाम पे बोझ किस तनासब से डालती थी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तो वो लोग थे जो कंटेनर पे खड़े होकर भी कहते थे कि देखें जनाब, इनको पेट्रोल मसनूआत इस कीमत पे पड़ रही हैं और ये आवाम को इस रेट पे दे रहे हैं। और ये है कि जब ऐसा होता है तो हुक्मरान और वज़ीर आज़म चोर होते हैं, करप्ट होते हैं, ये इनके अपने अल्फाज थे। दूसरी बात जो है, ये फरमा रहे थे कि कोरोना के चक्कर में बड़ी चीज़ें इधर से उधर हो गई, इधर उधर हो गई। काश के इधर उधर होने वाली चीज़ों में ये नायर हुक्मरान भी होते जो अजाब की तरह मुसल्लत हैं, और फिर अवाम सुख का सांस लेते। पता नहीं ये कब इधर उधर होंगे। अवाम तो ये झोलियाँ उठा उठा के इनकी रुस्ती की दुआएं कर रहे हैं। जिस तरह ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही, जिस तरह की सच्ची बात है कि जो नाहल हुक्मरान थे वो कोरोना से पहले इधर उधर चले गए हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ सच्ची बात है नूर आरफीन साहब के अवाम का जीना उन्होंने मुश्किल कर दिया है। जब सर थोड़ा सा तवक्कुफ के साथ मैं जाऊंगा इम्तियाज शेख साहब के पास। इम्तियाज शेख साहब, सर एक प्रोपोजिशन सामने आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और वो ये कि KESC के इलेक्ट्रिक को रादर दोबारा इसकी नजकारी जो है ख़त्म करके और इसको कौमिया लिया जाए। सर पूछना ये था कि उस एक वक्त में कि जब सूबे और वफाक दोनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008, आज सुबह मैं एक ट्रांसमिशन का हिस्सा था, उसमें बाकायदा तौर पर मैंने एक पैकेज जो ख़ुद अपनी आँखों से देखा चलते हुए जो ऑन एयर हुआ है, उसमें बाकायदा तौर पर यह बात इस्टेब्लिश की गई थी कि 2008 से 2013 के दरमियान पूरे मुल्क बिलखुसूस कराची में बिजली का बदतरीन बहरान मुसल्लत रहा, और उस एक दौर में भी के इलेक्ट्रिक की हरकतें यही थीं, हुक्मरानों की बातें यही थीं, एहतजाज यही था, मजम्मती बयानात यही थे। सर उस एक वक्त में आपने ये कार खैर क्यों ना किया कि KESC या के इलेक्ट्रिक की निजकारी को ख़त्म करके इसे कौमिया लेते ताकि आवाम को रिलीफ मिलता। लेकिन अब चूँकि हुकूमत या नान इक़्तिदार इमरान खान सरकार के हाथ में, तो उन पर तनकीद का कोई मौका आप गंवाना नहीं चाहते, इसलिए आप हुब्बे अली में नहीं बोग़्ज़े मुआविया में आप इन्हें ये कह रहे हैं कि ये काम कर लो, जबकि वही काम आपने अपने वक्त में नहीं किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज और जो आप बात कर रहे हैं, हम तो अपोजिशन में उनकी ना, तो उनके अपने लोग बैठ के जाके, ठीक है जी, नकवी साहब और बाकी जितने MNA MP साहबान थे उनके,
जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे सिंध के, वो जाके वहाँ जाके बैठ गए इनके सामने। बजाय उनको इस्लामाबाद होना चाहिए, बजाय उनको अपना पावर डिवीज़न में होना चाहिए, बजाय इनके नेपरा में और वज़ीर आज़म हाउस में होकर इस मसले का हल निकालते, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, सामने आके आधे घंटे के लिए बैठ गए। चाय भी वो कराची इलेक्ट्रिक की पीते थे, केक बिस्किट भी वहीं से खाते थे, ठीक है जी। और ये एहतजाज कर रहे थे और 5 दिन के बाद उन्होंने असद उमर साहब को बुलाया और गवर्नर साहब वहाँ गए और जाके उन्होंने कहा कि हड़ताल ख़त्म और हम अभी ख़बरदार किसी ने कुछ किया तो हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। ये असद उमर साहब के वर्ड थे। लेकिन अगले दिन ही कराची इलेक्ट्रिक ने कहा जी हम लोड शेडिंग फौरी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, लोड शेडिंग रहेगी क्योंकि हमारे पास जनरेशन की कमी है। और जनरेशन की कमी इसलिए है कि आपने तेल बंद कर दिया है पाकिस्तान का और इंपोर्ट बंद है, तेल हमें मिल नहीं रहा, बारिश ऊपर से हो गई है। और इससे पहले हमने 2017-18 में आपको हमने प्रोजेक्ट्स भेजे थे 2 कराची में बिजली सप्लाई करने के, जो कि आपने रिजेक्ट कर दिए। ये उनका ऑफिशियल बयान था कराची इलेक्ट्रिक के एमडी का, उनकी कंपनी का। 2 दफ़ा ये रिपीट हुआ है। तो मेरा मतलब है कहने का ये कि 26% फेडरल गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा है, 3 डायरेक्टर्स बैठते हैं उनके, तो कार्रवाई तो करनी चाहिए ना जी, ठीक है। अभी कार्रवाई क्या, और ये फिर इल्ज़ाम लगाएं पुरानी हुकूमतों पे भी, जरा आपने क्या कर लिया, पुरानी हुकूमत ने तो नहीं किया, आप कर लें। हमने जो मशवरा दिया था सिंध गवर्नमेंट ने, ऑन रिकॉर्ड है, राइटिंग में है, हमने उनको ये कहा था कि जनाब ये पुरानी बातें से कुछ नहीं होगा, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसकी नाअहली है, उन्होंने अपने उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो नहीं की। आएँ बैठें, और नेपरा को हमने ख़त लिखा चेयरमैन को कि आप आएँ इधर कराची, सूबाई हुकूमत को बिठाएँ, मरकज़ी हुकूमत को बिठाएँ और कराची इलेक्ट्रिक को बिठाएँ और देखें कि पुराने मुआहदे में उन्होंने क्या करना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको भी दुरुस्त करें। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बनाएं और ताकि इस लोगों को इस अजाब से जान छुड़ाएं इसकी, ताकि लोड शेडिंग या जो भी। सर अगर एजाज आलम साहब आपसे ये पूछ लें, आपके बराबर में ही, आपके बराबर वाली विंडो में माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, अगर वो आपसे ये पूछें कि ये सब काम जब आप भी कर सकते थे तो आपने क्यों ना किया, अब हमारे गले में घंटी क्यों बांध रहे हैं, तो आप इख्तिसार के साथ क्या जवाब देंगे? 2008 से 13 के दरमियान ये सारे काम आप क्यों ना कर सके? मैं इसका जवाब ये देता हूं। सर एक सवाल ये भी पूछ लीजिए, ये सिंध गवर्नमेंट का इसमें, नॉट सिंध गवर्नमेंट, जब आपकी वफाक में हुकूमत थी। सर बोले जी, बोले, मैं जवाब देता हूँ आपको। देखें जी, सिंध हुकूमत के पास कोई भी नहीं है। मैं तो देखें वज़ीर अभी हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाद में, मेरी बात सुन लें। सिंध हुकूमत का इसमें कुछ भी शेयर स्टेक होल्डर हम सबसे बड़े हैं। मैं नुक्ता शायद वज़ाहत से नहीं समझा पाया सर, मैं सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आप ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, ये तो इफाकी मामला है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, बस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत है जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में अपने इख्तितामी लम्हात चूँकि आ चुके हैं, आखिरी सनसनीखेज़ स्टोरी एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डॉक्टर जमील साहब के उस एक इंकशाफ के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि कराची में अब भी गैर कानूनी असलहा मौजूद है, असलहा स्मगलिंग अब भी हो रही है। कराची में गुज़िश्ता 20 से 30 सालों तक असलहा, गैर कानूनी असलहा लाया जाता रहा है। असलहा अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची पहुंचता है। इस स्मगलिंग में मुनज़्ज़म ग्रोह मौजूद हैं, मुलव्विस हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को दरकार असलहा भी पाकिस्तान में ही बनता है, जबकि मसरूक़ा गाड़ियाँ कच्चे के इलाकों से बाहर ले जाई जाती हैं। सर, ये गोया है तो सूबाई मामला, ताहम फिर भी अगर आप इस पर इजहार ख्याल करना चाहें तो मैं हमतन गोश हूँ एजाज आलम ऑगस्टाइन साहब। देखिए, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह देखें, जब आप JIT रिपोर्टों को छपाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, तो यकीनी तौर पर इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी कि, और मैं समझता हूँ कि जब आपने ये मेयार बना लेना है कि हमने अपने लोगों को हर सूरत बचाना है। अब ज़ैर बलोच की जो JIT है उसका जो हाल सिंध गवर्नमेंट ने किया है, और फिर आप किस तरह अमन की वहाँ पे गारंटी दे सकते हैं? तो यकीनी तौर पर जब आप जिस तरह देखें प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने अगर आमिर कियानी ने कोई मेडिसिन का था तो उनको ये भी क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है कि उन्होंने उनको
उनको वजारत से अलहदा कर दिया था। बात तो आपकी दूसरी ठीक बात है मैं सर, करना लेकिन चाहता हूं आमिर कि कियानी यहाँ साहब भी का कराची में जो- असला स्मगलिंग से क्या ताल्लुक, मेरी समझ में नहीं आया, ज़रा काइंडली वाजे कीजिए। सर मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये अज़हर बलोच की जो JIT है इसमें कौन कौन से नाम आए हैं पता है? कराची में को असला सर थोड़ा सा एक ज़िमनी सवाल, चूंकि आपने 2 मरतबा मरतबा उज़ैर बलोच का नाम लिया तो मेरे सामने एक आर्टिकल है, सलीम साफ़ी साहब इसके लिखने वाले हैं। ये आर्टिकल बताता है अगर बल्दिया टाउन की JIT सामने ना भी आती तो क्या पाकिस्तान में किसी शहरी को शक था कि अल्ताफ़ हुसैन की ज़ेर क़यादत MQM कराची को जहन्नम बनाकर लोगों को कत्ल कर रही थी। और अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मैंडेला कहलाने वाले उनके वकील आज भी वज़ीर आज़म की आंखों का तारा और इस हुकूमत के वकील हैं। इस एक बात पर इज़हार ख्याल कर दीजिए, फिर मैं आगे जाऊँ। सर देखें, बात यह है कि देखें कोई भी लोग जो हैं वो पुरअमन रहना चाहते हैं। असला किसी कोई भी गवर्नमेंट हो कोई भी, तो इस तरह असला लोगों के पास होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने इस तरह बात की है कि देखें जब हुकूमतें अपने लोगों को बचाना शुरू कर देती हैं तो यकीनी तौर पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। जबकि क्रॉस द बोर्ड अगर सब पर कार्रवाई हो, ना ये देखा जाए कि अपना कौन है बेगाना कौन है, तो यकीनी तौर पर इसमें हम कामयाब हो सकते हैं लोगों को इस राइट सर, परेशानी से। मेरा ख्याल है आज या तो ज़्यादा परेशान हूँ या मेरा ख्याल है मुझे नींद आ रही है, क्योंकि उस एक सवाल के जवाब में आपने आमिर कियानी साहब का जवाब दिया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब मैंने आपसे ये एक सवाल किया था, लेकिन बहरहाल आप मेरा ख्याल है मेरे बयान में कोई कमी होगी, कोताही होगी, मैं आपको समझा ना सका। सर थोड़ा सा तवक्कुफ़ की सदा के साथ मैं जाऊँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। जनाब मन, सूबा आप ही की सियासी जमात के तसरुफ़ में है, इक़्तिदार आप ही के पास है। ये पूछना था सर कि ये जो एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डॉक्टर जमील साहब को इतना, इन्होंने सिर्फ नक्शा नहीं दे दिया इस एक बयान में उन रास्तों का जिससे स्मगलिंग होती है, जिससे कराची से गाड़ियाँ बाहर जाती हैं, बाकी पूरा काम इन्होंने कर दिया इस एक बयान में। सर तो कुछ उम्मीद रखी जाए कि अब कुछ कलाकमा होगा इन एक स्मगलिंग रैकेट्स का, या आपकी तरफ से भी फिर फुर्सत है? देखिए जी, कोई फुर्सत नहीं। देखें ये तो काम इसी CDD के सरबराह जमील अहमद साहब का था कि वो कार्रवाई करते हैं ना। सिर्फ बयान देने से, पुलिस अफसरों का सिर्फ बयान देने से कोई मकसद हल नहीं होता। और दूसरा, कराची के साथ कोई कच्चा नहीं मिलता, कच्चे का इलाका दरिया के साथ है, दरिया यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है। तो मतलब एक तो बयान उनका समझ में नहीं आ रहा कि कच्चे से गाड़ियाँ जाती हैं और कच्चे से कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता। मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो कोई करीब ऐसा बॉर्डर नहीं है कि अब सूबे के बाहर से कोई आता हो और कच्चे में आके घुस जाता हो। तो मतलब इसलाह आता है, इसलाह तो वहाँ से ट्राइबल एरिया से आता था या किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान से आता था। इस तरह की खबरें तो हम सुनते हैं, लेकिन जमील साहब ने ये बयान दिया तो जमील साहब को उसकी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन इसी बयान में इन्होंने ये भी फरमाया कि गुज़िश्ता 20 से 30 साल तक शहर में असलहा आता रहा। सर MQM और लियारी गैंग वॉर की वो जो आपसी टसल थी जिसमें हज़ारों लोग कराची में अपनी जानों से हाथ धो बैठे, वो भी असला कराची में कहीं से तो आया होगा। तो ये बात में हल्का सा वज़न आप पाते हैं या नहीं? देखिए जी, असला तो आता रहा है ना। असला तो जो ये बात कर रहे हैं, पहली मरतबा किसी अफसर ने बात नहीं की। ये तो इस तरह की रिपोर्टें, इस तरह की चीज़ें पहले भी मीडिया में आती रही हैं। और ये काम पुलिस का है और गवर्नमेंट का काम है कि उसको रोके। पुलिस का काम है रोके, रेंजर्स का काम है उसको रोके। और अगर जिसने नहीं रोका, हथियार अभी भी आते रहें, अगर आते रहें तो लाजमी है उनकी कोताही है, उनकी कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। ये सिर्फ बयान देने से मतलब वो बरीउल ज़िम्मा नहीं हो जाते। उन्होंने हो सकता है किसी रेफरेंस के किसी मीटिंग में किसी में उन्होंने मतलब कोई बयान दिया हो, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कार्रवाई भी की होगी, क्योंकि सीनियर अफसर हैं वो किस ग्रेड के। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो लाजमी कार्रवाई भी की होगी। और ये इसलाह मंशियात, ये इस तरह के जुर्म जो हैं वो तो दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, यहाँ भी होते हैं। हमारा काम है, हम इंशाल्लाह इस पर और कोशिश करेंगे इसको रोकने की, पकड़ने की, इसको कम से कम करने की, इस पर मुकम्मल मतलब कोई कामयाबी के साथ उस पर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर इख्तितामी नमाज शो के ये मुझे बताइए सर कि एडिशनल IG CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट डॉक्टर जमील साहब का ये इंकशाफ के गुज़िश्ता 20 से 30 साल तक कराची में असलहा लाया जाता रहा। और वो ये कह रहे हैं, जिस बात से इख्तिलाफ जुज़वी तौर पर इम्तियाज़ शेख साहब ने अभी किया, कि इस एक वक्त में मौजूदा सूरत हाल शायद इस तरह से नहीं है। ताहम सर ये गुज़िश्ता 20 से 30 सालों में जितनी हुकूमतें रही हैं उसमें एक हुकूमत, 2 हुकूमत आपकी भी थी। सर
किस हद तक अपने आप को आप इस गफलत का जिम्मेदार पाते हैं? नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क में, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि जिन्होंने भी इन सियासी दहशत गर्दों को उनको पैटर्नाइज़ किया है, सरपरस्ती की है, वो सब मुजरम हैं। हमारे मुल्क की सियासत में मुनज़्ज़म दहशत गर्दी जो है वो MQM ने इंट्रोड्यूस की, मुतारफ़ करवाई, और उनकी सियासत जो है बिलाशुबा दहशत गर्दी से, बत्ताखोरी से, बोरीबद लाशों से इबारत थी। जो लोग भी उनको पैटर्नाइज़ करते रहे वो सब मुजरम, कौमी मुजरम है। सर थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें तो मैं एक ज़िम्नी सवाल पूछ करके और फिर वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। MQM के साथ जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, आप उनको भी इतना ही गुनाहगार समझते हैं जितना MQM को? देखिए, बात ये आपको याद है नूरुल आरिफीन साहब कि जब हकीम मोहम्मद सईद को शहीद किया गया तो उस वक्त ये हमारे मुस्लिम लीग नून के पार्टनर थे हुकूमत में, हमने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी, आपको याद है। लेकिन यह है कि इनको माफ़ नहीं किया। अब जब यह है कि इन्होंने हमने कहा, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा मियां नवाज शरीफ ने कि भाई मुजरम पेश करें, वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो क्रिमिनल जो है उनको पेश करें। जब यह कि MQM ने इनकार किया तो हमने इनके साथ अपने रास्ते इनसे जुदा कर लिए, आपको पता है। हमने ये है कि ये, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि तमाम वो लोग जिन्होंने इन दहशत गर्दों को पनाह दी, उनको पैटर्नाइज़ किया, सरपरस्ती की अपने मुफादात के लिए, सियासी मुफादात के लिए, बदकिस्मती से वो सारे कौमी मुजरम हैं। अब यह है कि उनके जानशीन वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ बैठे हैं, बड़े नफीस लोग हैं। अल्लाह करे कि उनका जो क्रिमिनल माइंड सेट था उससे उनके जानशीन अपने आप को डिसोसिएट करें, प्रैक्टिकली अपने आप को उससे अलग करें। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। इम्तियाज़ शेख साहब, एजाज़ आलम साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।